नमस्ते। मैं एशियन इंटरनेशनल स्कूल की हिंदी शिक्षिका सीमा साव बोल रही हूँ। आज मैं कक्षा 9वीं के छात्रों के लिए उनकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के गद्य भाग से पाठ सांवले सपनों की याद पढ़ाने जा रही हूँ, जिसके लेखक हैं जाविर हुसैन। तो पहले हम कवि परिचय पढ़ेंगे। कवि परिचय। जाविर हुसैन। जाविर हुसैन का जन्म सन 1945 में गांव नौनही राजगीर, जिला नालंदा, बिहार में हुआ। अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक रहे और सक्रिय राजनीति में भाग लेते हुए सन 1977 में मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और मंत्री बने। सन 1995 में बिहार विधान परिषद के सभापति हैं। जाविर हुसैन हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेजी तीनों भाषाओं में समान अधिकार के साथ लेखन करते रहे। उनकी हिंदी रचनाओं में जो आगे है वह है डोला बीबी का मज़ार, अतीत का चेहरा, लोंगा, एक नदी, रेत भरी प्रमुख हैं। जाविर हुसैन अपने लंबे राजनीतिक सामाजिक जीवन के अनुभवों में उपस्थित आम आदमी के संघर्षों को उन्होंने अपने साहित्य में प्रकट किया है। संघर्ष रहित आम आदमी और विशिष्ट व्यक्तित्वों पर लिखी गई उनकी डायरियाँ चर्चित प्रशंसित हुई हैं। जाविर हुसैन ने डायरी विधा में एक अभिनव प्रयोग किया है, जो अपनी प्रस्तुति शैली और शिल्प में नवीन है। तो जाविर हुसैन के बारे में हमने पढ़ा। आगे हम पाठ को पढ़ेंगे। तो आइए पाठ सांवले सपनों की याद को विस्तार से समझने के पहले उसकी भूमिका को जान लेते हैं। प्रस्तुत पाठ जून 1987 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञान सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है। सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। सालिम अली का स्मरण करते हुए लेखक ने उनका व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है। यहाँ भाषा की रवानी और अभिव्यक्ति की शैली दिल को छूती है। तो अब हम आगे पाठ को विस्तार से पढ़ने और समझने का प्रयास करेंगे। पाठ सांवले सपनों की याद में जाविर हुसैन ने पाठ की शुरुआत कुछ इस तरह की है। सालिम अली की अंतहीन यात्रा। सालिम अली की यह अंतिम यात्रा है। सबसे आगे आगे सालिम अली और उनके पीछे सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सपनों का एक झुंड सवार है। वह प्रकृति की खामोश वादियों में विलीन होने जा रहे हैं। अब उन्हें कोई रोक नहीं सकता है, कोई वापस लौटा नहीं सकता है। ऐसा लगता है मानो वे कोई पक्षी हो जो मौत की गोद में बसे हों। लेखक को सालिम अली की यह अंतहीन यात्रा कुछ इस प्रकार प्रतीत होती है। लेखक सालिम अली के बारे में कुछ ऐसा ही कह रहे हैं। आगे लेखक बताते हैं कि किस तरह सालिम साहब का पक्षी एवं प्रकृति के प्रति प्रेम था। सालिम अली के अनुसार लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखते हैं और इस बात से वे क्षुब्ध अर्थात दुखी रहा करते थे। वे कहते थे कि पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना आदमी का भूल है। कहते हैं कि यह अत्यंत दुखद है कि कोई मनुष्य पक्षियों की आवाज़ का
मधुर संगीत सुनकर अपने मन में रोमांच का अनुभव नहीं कर पाता। अर्थात वो दूसरी ओर यह भी कहते हैं कि प्रकृति अत्यधिक रोमांचकारी है। फिर कह रहे हैं कि वृंदावन में नदी का सांवला पानी अतीत को साक्षात कर देता है। आगे लेखक बताते हैं कि किस तरह से कृष्ण की बांसुरी का जादू वृंदावन में हुआ होगा या अब तक शामिल है। वो कहते हैं कि यह प्रमाणित नहीं किया जा सकता कि कृष्ण ने कब वृंदावन में रास लीला रचाई थी, जिससे सारा वृंदावन संगीतमय होकर रोमांच उत्पन्न करता रहा होगा। सभी लोग बंसी की मधुर धुन सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते होंगे। वे आज भी जब यमुना का सांवला जल वृंदावन में देखते हैं तो ऐसा लगता है कि अभी कृष्ण यहाँ आकर बंसी के जादू से पूरे वृंदावन को संगीतमय कर देंगे। फिर कहते हैं कि वृंदावन कभी भी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली नहीं हुआ होगा, अर्थात आज भी वह धुन है। अब लेखक सालिम अली के विशाल व्यक्तित्व की चर्चा करते हैं। कहते हैं कि सालिम अली अपनी कमजोर काया के बावजूद 100 वर्ष तक जीवित रहे, लेकिन लंबी लंबी यात्राओं ने उन्हें थका दिया था। शायद कैंसर जैसे असाध्य रोग से पीड़ित होकर उनकी मौत हुई थी, परंतु अंतिम सांस तक उनकी आंखों की ज्योति पक्षियों की तलाश और सुरक्षा के प्रति समर्पित थी। उनकी आंखों पर चढ़ती दूरबीन अंतिम समय में भी उतरी थी। उन्होंने अपनी यह दुनिया अत्यंत परिश्रम से अपने लिए बनाई थी। इसमें उनकी पत्नी तहमीना का भी बहुत अधिक योगदान था। उनके लिए प्रकृति में चारों तरफ हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया फैली थी। सालिम अली उन लोगों में से थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की अपेक्षा प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल थे। आगे लेखक बताते हैं कि किस तरह से सालिम अली पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से मिले थे। तो सालिम अली तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से एक बार मिले थे। उन्होंने साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवाओं से सुरक्षित रखने के लिए प्रश्न को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की थी। प्रधानमंत्री गांव की मिट्टी के पले बड़े इंसान थे, इसलिए सालिम अली की पर्यावरण संबंधी बातें सुनकर वे भावुक हो उठे और वे जानते थे कि ग्रामीण मिट्टी पर जल की बूंदों का क्या महत्व होता है। परंतु आज दोनों में से कोई भी हमारे बीच नहीं है। कौन नए भारत की नींव की चिंता करेगा? कौन इन पंछियों की सुरक्षा की चिंता करेगा जो हिमालय और लद्दाख की बर्फीली वादियों में जीते हैं? आगे लेखक लॉरेंस का संस्मरण में लिखते हुए बताते हैं कि फॉल ऑफ ए स्पैरो सालिम अली की आत्मकथा का नाम है और वास्तव में सालिम अली का जीवन पक्षियों का ही जीवन था। दोनों एक दूसरे के पर्याय थे। इस संदर्भ में D.H. लॉरेंस के एक प्रसंग को उद्धृत करना समुचित होगा। और D.H. लॉरेंस की मृत्यु के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा से अपने पति के बारे में कुछ लिखने के लिए कहा और फ्रीडा ने यह कहकर टाल दिया कि मेरे पति के बारे में मुझसे अधिक मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया जानती है।
कहानी के अंत में लेखक बताते हैं कि किस तरह से सालिम अली को पक्षी प्रेम की प्रेरणा मिली। तो बचपन की एक घटना ने उनको पक्षी प्रेमी बना दिया था। एक दिन उनके हाथों से एक गौरैया घायल हो गई थी। उसी दिन से वे पक्षियों की दुनिया में रुचि लेने लगे थे और पक्षियों के रहस्य को खोजने और जानने के लिए निरंतर नए नए रास्ते पर जाते रहें, नई नई पक्षियों की खोज करते रहें। सालिम निरंतर भ्रम करते रहें। आज भी ऐसा लगता है मानो पक्षियों की खोज में निकले सालिम अली गले में दूरबीन लटकाकर अभी आ जाएंगे। अतः इस तरह से यह पाठ यहीं समाप्त होता है। मुझे विश्वास है कि आपको पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। पाठ को ध्यान से सुनने और समझने का प्रयास कीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।